नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। डे 18 में हम चर्चा करेंगे रीतिकाल की पृष्ठभूमि पे। DSSB, LT, RPSC, PGT, TGT, नेट JRF सभी परीक्षाओं के लिए जो सेशन है महत्वपूर्ण है। तो हम अभी तक जो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन से आदिकाल, भक्तिकाल, ये सभी हम कंप्लीट कर चुके हैं। पूरे अध्याय आपको पिछली क्लासेस में प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। रीतिकाल का हम आज प्रारंभीकरण करने जा रहे हैं। ये जो परंपरा है बहुत महत्वपूर्ण है। रीतिकाल जो हर एक परीक्षा है वहां से 5 से 7 प्रश्न अवश्य बनते ही बनते हैं। 3 भागों में बांटा गया, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीति मुक्त। इन तीनों शैलियों में किस प्रकार से रचनाएं, कवि सभी का नाम आता है, उन सब की चर्चा हम करेंगे। जी हाँ, इस पे हम देखेंगे। सबसे पहले प्रश्न संख्या 2 से प्रारंभ है। कोई बात नहीं, देख लेते हैं इनमें से कौन सा तथ्य सबसे महत्वपूर्ण है। हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। आप जानते हैं कि चिंतामणि त्रिपाठी जी का जन्म जो है वो 1600 के आसपास में माना गया, 1603 या 1604 के आसपास में, ठीक है। और 1555 से हम ये जानते हैं कि 1555 जो है ये केशव का समय है। 1555 क्या है? केशव का समय। और 1545 जो है वह कृपाराम का समय है। तो समयकाल की दृष्टि से अगर हम देखें तो कृपाराम को पहले मानेंगे, और अन्य साहित्यकारों या आलोचकों के माध्यम से हम केशव को पहला कवि मानेंगे। लेकिन सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। शुक्ल जी का ये कथन है जो हमें हिंदी साहित्य के इतिहास में ज्ञात होता है, और उन्होंने चिंतामणि त्रिपाठी को हिंदी साहित्य में रीतिकालीन काव्य परंपरा का पहला कवि माना। केशव को वो कवि कोटि में नहीं स्थान देते, उन्होंने कहा कि इन्हें कवि हृदय ही नहीं मिला। तो ये महत्वपूर्ण हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे। निम्न में से कौन सा कथन आपको बताना है जो रीति काव्य की जो प्रवृत्ति है उस पर आधारित नहीं है। इसमें हम चर्चा करते हैं रीति काव्य मुख्यतः मानसल श्रृंगार का काव्य है। विषयों का संकोच हो गया और मौलिकता का ह्रास होने लगा। तो विषय संकुचित हो गए और मौलिकता का ह्रास होने लगा, ठीक है। मानसल श्रृंगार काव्य है। 2 हमें बिंदु बिल्कुल ठीक ठीक मिले। तीसरा, देव को रीतिकाल का प्रतिनिधि कवि माना जा सकता है। नर नारी जीवन के रमणीय पक्षों का सुंदर उद्घाटन हुआ। जी हाँ, रमणीयता बिल्कुल महत्वपूर्ण है, लेकिन जो विकल्प सी है वो पूरी तरह से शुद्ध नहीं है, क्योंकि रीतिकालीन काव्य परंपरा में बिहारी को प्रतिनिधि कवि माना जाता है, श्रेष्ठ कवि माना जाता है। इस पर तुलनात्मक आलोचना भी हुई। देव और बिहारी दोनों का नाम लिया भी गया। तो इनमें से जो बिल्कुल ठीक हैं वो ए, बी और डी हैं, लेकिन जहां पर थोड़ा सा संशय बना हुआ है वो सी विकल्प हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। वासना का सरागर, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बिंदु है। ये हमारी इस परंपरा में वासना जो है रमणीय पक्षों में इस प्रकार की श्रृंगारिकता की अतिशयता हो गई कि वो वासनात्मकता को दर्शाने लगी। वासना का सागर ऐसे प्रबल वेग से उमड़ रहा था कि शुद्धिवाद के सम्राट के सभी निषेध प्रयत्न उसमें बह गए। अमीर उमराव ने उनके निषेध पत्रों को शराब की सुराही में गर्क कर दिया। विलास के अन्य साधन भी प्रचुर मात्रा में थे। तो जिस तरह की हम स्थितियां यहां पर आजकल की फिल्मों में विलेन की देख लेते हैं, और उसके आसपास में 2, 3, 4 नृत्यांगनाएं और उसके आसपास में जो एक माहौल है, वो सारी चीजें हमें उस समय के राजा के आसपास में भी देखने को मिलती थी। सुरा और सुंदरियां, ये उस समय के जो हमारे जो राज दरबार हैं उनमें महत्वपूर्ण तथ्य माने जाते थे, और उन्हीं के बीच में एक कवि बैठा दिया जाता था और उस कवि से कहा जाता था कि अब तुम गाओ। और कवि यानी साहित्य समाज पर आधारित होता है, तो उसमें जो समाज बनाया गया, वो जो समाज उस छोटे से दरबार का था, उसमें ही उसकी सोच भी सीमित रह जाती है और जीविकोपार्जन का साधन भी है, प्रशंसा भी करनी है। तो उन सब तथ्यों के बीच में जो साहित्य लिखा जाएगा वो हमारा वर्तमान समय में जो हमें प्राप्त है, वो नगेंद्र जी ने ये कथन कहा, वो हमें इस तरह से प्राप्त होता है। आगे बढ़ेंगे। का भाषा का संस्कृत, प्रेम प्रेम चाहिए साँच, काम जो आवे कामरी, काले करे कमाच। ये महत्वपूर्ण पंक्तियां डी ऑप्शन में तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई कि का भाषा का संस्कृत, प्रेम चाहिए साँच, काम जो आवे कामरी, काले करे कमाच।
अगले प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं। 6 नंबर प्रश्न, कालक्रम की दृष्टि से रीतिकाल का प्रथम कवि। मैंने पहले ही बता दिया आपको, जो कालक्रम है, अगर हम कालक्रम की चर्चा कर रहे हैं तो सी विकल्प है। सी विकल्प में कृपाराम, और इनका संवत 1545 समय, 1545, ठीक। चिंतामणि 16वीं शताब्दी या सॉरी 1602-3 के आसपास में, मुझे बहुत क्लियर नहीं आ रहा। संवत 1555, 10 वर्ष बाद कृपाराम के संवत 1555 में केशवदास का समय आ जाता है। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। चिंतामणि और केशव सहोदर हैं। 1613 के आसपास में इनका समय भूषण का समय माना जाता है। आगे बढ़ेंगे हम। रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल कहा। तो देखिए, मध्यकाल को 2 भागों में बांटा गया। 3 ही अगर हम देखें तो 3 कालखंड हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास में हैं, आदि, मध्य और आधुनिक। आदि, मध्य और आधुनिक। और इसी जो मध्यकाल है, इस मध्यकाल को 2 भागों में बांट दिया गया, और उसमें वह क्या है, पहला है भक्ति और दूसरा है रीति। और भक्ति को हम क्या कहते हैं, पूर्व मध्यकाल, और रीतिकाल को क्या कहते हैं, उत्तर मध्यकाल। बहुत अच्छा प्रश्न है। बिल्कुल ठीक उत्तर जो होगा वो आपको ए विकल्प चयन करना है, यानी रामचंद्र शुक्ल जी का नाम लेना है। तो कुल मिलाकर के अगर हम इन सब को मान लेते हैं तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी हिंदी साहित्य कितने भागों में बटा, 4 भागों में बट जाता है। आगे बढ़ेंगे हम। रीतिकाल को अंधकार काल किसने कहा? बहुत अच्छा प्रश्न है। इस अंधकार काल नाम से आदिकाल को भी जाना जाता है। आदिकाल को भी हम अंधकार काल के नाम से जानते हैं, और रीतिकाल को भी हम अंधकार काल के नाम से जानते हैं। दोनों में ही, क्योंकि यहां पर हिंदी साहित्य में उतनी विशेषता नहीं है, इसलिए कह सकते हैं कि अंधकार काल। लेकिन रीतिकाल में जो लिखा गया उसमें कुछ भी उपदेशात्मक नहीं है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अगर मनोरंजन होगा तो मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए। कवि कर्म की चर्चा करते हुए उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। बिल्कुल ठीक उत्तर जो हो जाएगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी त्रिलोचन शास्त्री जी के द्वारा ये कथन कहा गया। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे कि निम्न में से रीतिकाल का जो नामकरण किया गया उसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। कलाकाल जो है वो रमाशंकर शुक्ल रसाल के द्वारा है, बल्कि धीरेन्द्र वर्मा के द्वारा नहीं है। रमाशंकर शुक्ल रसाल, तो अगर रसाल भी आ जाता है तो भी आपको यही मानना है, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे ये चारों सुमेल हो गया, लेकिन अभी तक ये नहीं था, तो इसलिए श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद तिवारी कहते हैं। और एक कथन टीजीटी में आया था, मैं आपको बता देता हूं। रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि हम इस काव्य शैली को ध्यान में रखते हुए इसे श्रृंगार काल कह सकते हैं, लेकिन मात्र उन्होंने कहा था कि कह सकते हैं। और यही कथन हमारा टीजीटी में, यूपी टीजीटी में 2021 में पूछा गया था। तो बहुत साथी हमारे इसमें मतभेद उत्पन्न कर रहे थे, परंतु ऐसा नहीं। वो तो कथन जो पूछा गया वो सीधे सीधे शुक्ल जी का होगा, लेकिन श्रृंगार काल के नाम से जो संबोधित किया वो तो विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी ने किया, ठीक है। तो वहां पर उत्तर शुक्ल था, लेकिन यहां पर श्रृंगार काल में विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। रीतिकाव्य ग्रियर्सन कहते हैं जब वह 11 भागों में हिंदी साहित्य के इतिहास को बांटते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास जो 1888 में लिखा उसमें 11 भागों में बांटा। मिश्र बंधु 8 भागों में बांटते हैं और अलंकृत काल कह करके संबोधित करते हैं। आगे बढ़ते हैं। ए विकल्प के बाद निम्न में से रीति मुक्त कवि नहीं है, तो रीति की परिपाटी से मुक्त। अब हम देख लेते हैं रीति। पहले तो जानेंगे कि रीति का अर्थ क्या होता है। रीति यानी रस, छंद, अलंकार। रस, छंद और अलंकार ये क्या हो जाएंगे? ये तीनों ही रीति तत्व हैं। क्या हैं? रीति तत्व। यानी इनको लेकर के जब काव्य का सृजन किया जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं कि रीति की परिपाटी के अंतर्गत। तो इनका जिसमें प्रयोग बद्ध है, अगर बंधा हुआ है तो हम क्या करेंगे? उसे रीतिबद्ध कहेंगे। अगर सिद्ध है यानी मुक्त है और बद्ध दोनों ही है, और अगर मुक्त है तो स्वतंत्र है
किसी भी प्रकार का पांडित्य प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। तो ऐसे इसमें जो कवि हैं नहीं हैं, इसमें से बिल्कुल ठीक उत्तर जो होगा डी ऑप्शन होगा। वृंद जो काव्य रचनाकार हैं वो रीति मुक्त नहीं हैं, लेकिन इनके अतिरिक्त ठीक तीनों ये रीति सिद्ध कवि हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त तीनों घनानंद, बोधा और द्विजदेव, ये तीनों ही रचनाकार, तीनों ही साहित्यकार रीति मुक्त के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ेंगे हम। निम्नलिखित रीति कवियों को उनके जन्म क्रम के आधार पर व्यवस्थित कीजिए। तो जन्म क्रम के आधार पर जब हम व्यवस्थित करने की चर्चा करेंगे तो मैंने आपको बताया कि भूषण क्या है 1613, मतीराम 1617, जसवंत सिंह 1626 और देव 1679। मैं थोड़ा सा इसमें भ्रमित हूं इसलिए इसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल ठीक उत्तर कौन सा हो जाएगा, सी विकल्प हो जाएगा। उसका भी निराकरण कर देते हैं। जी हाँ, 1673 है, थोड़ा सा त्रुटि थी। तो देव का क्या हो जाएगा 1673, बिल्कुल ठीक उत्तर हो जाएगा इसमें से सी ऑप्शन। सी में यथोचित ये जो क्रम है इसी क्रम के आधार पे है। भूषण 1613, मतीराम 17, जसवंत सिंह 26 और देव 1673। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की चर्चा कर लेंगे। बहुत आसान से प्रश्न है, लेकिन जिनकी जो अगर हम देखें तो एक प्रश्न यहाँ से अवश्य हमें नेट जेआरएफ जैसे महत्वपूर्ण परीक्षा में मिलता है। तो ये किसी भी परीक्षा में आ सकता है, चाहे वो नेट हो चाहे वो सेट हो, कोई भी परीक्षा हो, दोनों ही परीक्षाओं में ये हमें उपलब्ध होगा। पद्माकर, सेनापति, बिहारी लाल, रसनिधि, चार हमारे रचनाकार यहाँ पे मिल जाते हैं। अब इन चारों की चर्चा कर लेते हैं। सी विकल्प यहाँ पर भी बिल्कुल ठीक है, और सी विकल्प में हम देख लेते हैं कि क्रम कौन सा है। तो सी बिल्कुल ठीक है। सी में पहला है पद्माकर 1589, 1595, रसनिधि का 1603, सेनापति 1753, बिहारी लाल, ये बिल्कुल ठीक है। सही उत्तर के रूप में आपको ये ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे हम। 14 नंबर प्रश्न में, निम्न में से कौन सा कवि रीतिकाल में वीर रस की कविता करता था। इकलौता कवि हैं, और इकलौते कवि कौन है, भूषण है। डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। हैं कौन सी परंपरा के, रीतिबद्ध, रीतिबद्ध यमक अलंकार का बहुत अच्छा प्रयोग उनके द्वारा किया गया। 3 बेर खाती थी तो 3 बेर खाती है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण उनकी पंक्तियां हैं। तो यमक अलंकार का बहुत प्रचुर मात्रा में प्रयोग उनके द्वारा किया। रीतिबद्ध परंपरा के कवि हैं। और छत्रसाल और शिवाजी, छत्रसाल और शिवाजी की प्रशस्ति गाई है। ठीक है, जो प्रशस्ति मौलिक है, खुशामद नहीं है। आगे बढ़ेंगे हम। किस विद्वान ने केशव दास की भाषा को, केशव को भाषा का मिल्टन कहा है। इनमें से जो बिल्कुल ठीक उत्तर होगा वो आप जान लें, बी ऑप्शन होगा। यानी मिश्र बंधुओं ने भाषा का मिल्टन केशव दास को कहा। इनके ग्रंथ का नाम जो 1913 में प्रकाशित हुआ, और इसमें 3 भाग प्रकाशित हुए, और 1934 में इनका चौथा भाग प्रकाशित हुआ। लगभग 5000 कवियों का वर्णन या जीवन वृत्त उन्होंने उपलब्ध कराया। हमारे बैचेस प्रारंभ हैं हिंदी साहित्य से संबंधित। अगर आप कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अवश्य हमारे बैचेस में जुड़ें और महत्वपूर्ण क्लासेस प्राप्त करें। पेड सीरीज में 16 नंबर प्रश्न पे बात कर लेते हैं। जन्म क्रम के आधार पर आपको व्यवस्थित करना है। नीचे 4 कवियों के नाम दिए गए हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक उत्तर होगा, और क्रम क्या होगा ये हम आपको बता देते हैं। घनानंद का नाम 1689 है। अब देखिएगा, घनानंद 1689 है, और सेनापति का क्या था, सेनापति भी ऐसे ही था, लेकिन वो क्या था 1589। तो याद करने का हमारे पास तरीका बहुत अच्छा है। हम रसलीन की चर्चा करेंगे। रसलीन का नाम है 1699। 1766 जो है वो ठाकुर का है, 1791 जो है वो ग्वाल का है। तो ऐसे हम इन कवियों को जन्मक्रम के आधार पर व्यवस्थित कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा कवि रीतिकाल में प्रकृति चित्रण की कविता करता था। तो प्रकृति चित्रण कविता करने वाले सेनापति जी का नाम आएगा। बिल्कुल ठीक उत्तर होगा, बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ेंगे हम।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीतिकाल का अंतिम श्रृंगारी कवि कौन सा है? रीतिकाल का अंतिम श्रृंगारी कवि, तो अंतिम श्रृंगारी कवि कौन सा हो जाएगा? विकल्प हमारे पास में दिए गए हैं, इनमें से बी ऑप्शन होगा। तो रीतिकाल के अंतिम कवि में नाम पद्माकर आएगा, लेकिन शुक्ल जी द्विजदेव को श्रृंगारी कवि की बात जब कर रहे हैं तो द्विजदेव को मूल स्थान उपलब्ध कराएंगे। आगे बढ़ते हैं। भूषण वीर रस के उद्गार सारी जनता हृदय की संपत्ति हुए। भूषण के वीर रस के उद्गार सारी जनता के हृदय की संपत्ति हुए। ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा, शुक्ल जी के द्वारा ये कथन उल्लिखित है। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से किस कवि का नाम घनश्याम था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है परीक्षा में। बिल्कुल ठीक उत्तर होगा इनमें से बी ऑप्शन। तो भूषण जो है, भूषण चिंतामणि, मतिराम और जटाशंकर त्रिपाठी, माना जाता है कि ये चारों ही सहोदर हैं, चारों ही भाई हैं, परंतु कुछ तर्कों के माध्यम से यह पता चला कि यह मात्र किंवदंती है, इसको ठीक नहीं माना गया। बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। वेद राखे विदित पुराण राखे सारयुत, राम नाम राखे अति रसना सुधर में। और ये जो ठसक है वो भूषण की है। वेद राखे विदित पुराण राखे सारयुत, राम नाम राखे अति रसना सुधर में। ठीक उत्तर होगा ए ऑप्शन। शिवा बावनी जैसी उनकी महत्वपूर्ण जो प्रशस्तिपरक रचना है उसी के अंतर्गत ये वर्णन किया। और इनकी दो और रचनाएं हैं, शिवराज भूषण और छत्रसाल दशक। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। 3 रचनाओं से और मात्र एक रस वीर की अभिव्यक्ति से उन्होंने हिंदी साहित्य में रीतिकाल काव्य परंपरा में एक विशिष्ट स्थान प्राप्त किया। न करु निरादर पियासो मिली सादर, ये आए वीर बादर बहादुर मदन के। ठीक, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की, भूषण की ही पंक्ति है, जो थिरकन हमें उनकी पंक्तियों में मिलती है वो एक समान है। और बिल्कुल ठीक उत्तर होगा बी ऑप्शन। यहां पर पंक्तियों में मात्र वीर की ही चर्चा किसी एक कवि के लिए कहा जाए तो अतिशयता हो सकती है, आधिक्य हो सकता है, परंतु वो दूसरे रस की ओर ध्यान ही न दे, ऐसा तो नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक उत्तर बी ऑप्शन होगा कि न करो निरादर पियासो मिली सादर, ये आए वीर बादर बहादुर मदन के। पियासो मिली सादर मतलब आदर पूर्वक, किससे मिलना है? पिया से मिलना है। न करो निरादर, उनका निरादर नहीं करना। तो यहां पर तो प्रेम अभिव्यक्ति हो रही है, और प्रेम अभिव्यक्ति हो रही है यानी यहां पर मिलन हो रहा है। और मिलन में क्या है? यहां पर संयोग श्रृंगार है। श्रृंगार की भी कौन सी अभिव्यक्ति है? संयोग श्रृंगार की अभिव्यक्ति है। ठीक है, आप ये अच्छी तरह से जान लें। आगे बढ़ेंगे। 23 नंबर प्रश्न है कि शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णनों की कवियों की झूठी खुशामद नहीं कह सकता। इनके वीरता के वर्णनों की कवियों की कोई झूठी खुशामद नहीं कह सकता। और ये कथन जो है वो शुक्ल जी ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में बड़े यत्नपूर्वक कहा। बिहारी कौन से संप्रदाय में दीक्षित? बहुत अच्छा प्रश्न है। संप्रदाय के बारे में हम भक्तिकाल में पूरी परंपरा की चर्चा कराएं। अब यहाँ पे आपको बताना है, बिल्कुल ठीक उत्तर जो होगा वो आपको सी विकल्प का चयन करना है। निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हैं। कौन से संप्रदाय में दीक्षित हैं बिहारी? निम्बार्क संप्रदाय, और रीतिकालीन काव्य परंपरा के प्रतिनिधि कवि हैं। आगे बढ़ेंगे हम कुछ ऐसे भूमिका के रूप में यहाँ पे जो भी तथ्य आपको उपलब्ध करा रहे हैं वो इसकी भूमिका के रूप में, प्रवर्तन किसने किया, किसने किसको क्या कहा, ऐसी परंपरा के जो प्रश्न हैं वो आपको रीतिकाल की एक आधारशिला अभिव्यक्त करेंगे। इसके बाद में हम 3 शाखाओं की चर्चा अलग अलग करेंगे जहां जैसे प्रश्न बन पड़ेंगे। नगेंद्र के अनुसार रीतिकाल के प्रवर्तक आचार्य कौन है? रीतिकाल के प्रवर्तक आचार्य किसके अनुसार? नगेंद्र के अनुसार। तो वहां पर ए विकल्प हो जाएगा केशवदास। अगर शुक्ल होता तो शुक्ल के अनुसार चिंतामणि होते। ठीक है, अगर कालक्रम के अनुसार होता तो कृपाराम होते, अगर कालक्रम के अनुसार होता तो कृपाराम होते। रीतिकाल की राजनीतिक परिस्थितियों में निम्न में से नहीं है। राजनीतिक परिस्थितियों की चर्चा हम कर रहे हैं। एक बेहतर केंद्रीय शासन जो जनता के प्रति सजग था, मुगलों का पराभव
अंग्रेजों का उद्भव काल, बिल्कुल ठीक। मुगल राजाओं के विलास वृत्ति, बिल्कुल ठीक। राजा के नैतिक अंकुश की शिथिलता, बिल्कुल ठीक। बी, सी और सी, डी सही है। न तो केंद्रीय शासन बिल्कुल नहीं था। अब आपको बता दें कि 1707 ये पतन का प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि मृत्यु किसकी हो जाती है? औरंगजेब की मृत्यु, अंतिम शक्तिशाली शासक जो है उसकी मृत्यु हो जाती है 1707 में। बहादुर शाह जफर 1711 तक राज्य करता है, लेकिन इसके बाद में धीरे धीरे मोहम्मद शाह रंगीला जैसे बादशाह आ जाते हैं, जिनका मूल आधार ही शासन का क्या था? विलास वृत्ति। राजा नंगा ही दरबार में आ जाता था, किसी भी प्रकार के अंकुश जैसी कोई बात नहीं थी। अंकुश जो था वो शिथिल हो चुका था, यानी मुगलों का अब पराभव धीरे धीरे हो रहा था। 1857 तक वो भी समाप्त हो जाता है और अंग्रेजों का यह उद्भव काल था। 1757 से वो अपनी पैठ स्थापित करते हैं प्लासी के युद्ध से, 1764 और उसके बाद में वह भारत शासन अधिनियम 1858 के माध्यम से राजनीतिक अनुशंसाएं उपलब्ध करा देते हैं। आगे बढ़ेंगे हम। ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। राजनीति में काव्य की भाषा का प्रयोग, रीतिकाल में काव्य की भाषा का प्रयोग तो मात्र और मात्र ब्रज भाषा ही प्रयोग की गई और लगभग 450 वर्षों तक इस ब्रज भाषा ने लगभग 400 वर्षों तक एक छत्र राज किया। बिल्कुल ठीक उत्तर सी विकल्प हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? प्रवृत्तियों पर ही हम एक संकेत उपलब्ध कराएंगे। रीतिकाल की प्रधान प्रवृत्ति रीति निरूपण रही। रीतिकाल की प्रधान प्रवृत्ति रीति निरूपण रही, ठीक है। रीतिकाल के ग्रंथों में आदर्श रूप परिलक्षित होता है, ये नहीं हो सकता। श्रृंगार रस की अतिशयता अश्लीलता में परिणत हो गई, बिल्कुल ठीक। अलंकारों में वर्गीकरण वैज्ञानिक दृष्टि का अभाव, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इनमें से जो बिल्कुल सही उत्तर होगा बी ऑप्शन होगा। आदर्शिता जैसा तो कुछ नहीं था, मर्यादा जैसी तो कुछ नहीं थी, ये विकल्प जो है बिल्कुल गलत होगा। अलंकारों के वर्गीकरण एवं वैज्ञानिक दृष्टि का अभाव, क्योंकि जितने भी वर्णन किए गए, जितने भी काव्यशास्त्रीय विचारधाराओं की चर्चा की गई, तो हमें मतिराम और भिखारी दास के इस पद्धतियों में कहीं ना कहीं कुछ मौलिकता दृष्टिगोचर होती है, लेकिन कुछ अन्य आचार्यों में मौलिकता दृष्टिगोचर होती है। लेकिन सभी ने संस्कृत के ग्रंथों का आधार लिया और उन्हीं ग्रंथों पर आधारित काव्य लेखन किया। आगे बढ़ेंगे हम। नगेंद्र रीतिकाल के में आचार्यों की निम्न कोटियां नहीं मानते। अब देखिए नगेंद्र जी की चर्चा कर लेते हैं। जो हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास है उसका 6ठा और 10वां भाग इनके द्वारा संपादित किया गया। 6ठे भाग में रीतिकाल की ही चर्चा की गई, मात्र रीतिकाल की चर्चा की गई, तो इसलिए रीतिकाल में इन्होंने बहुत सारे मौलिक काम भी किए हैं और 3 कोटियां वो आचार्यों की मानते हैं। कौन कौन सी? काव्यांग परिचायक आचार्य, उद्भावक आचार्य, व्याख्याता आचार्य, कविशिक्षक आचार्य। तो इसमें काव्यांग परिचायक नहीं होगा। ठीक 3 है, उद्भावक, व्याख्याता और कविशिक्षक। तो उद्भावक जिन्होंने नवीन उद्भावनाएं की, व्याख्याता जिन्होंने संस्कृत के सूत्रों की व्याख्या की, कविशिक्षक जिन्होंने उपदेशात्मक प्रवृत्ति या शिक्षण कार्य करने का प्रयास किया। बैचेस प्रारंभ में आप बहुत ही शीघ्र एडमिशन लेकर के ज्वाइन कर सकते हैं पेड क्लासेस, जिनमें हम आपको नोट्स, पीडीएफ, एमसीक्यूज, लाइव क्लास डिस्कशन, पर्सनल डाउट डिस्कशन जैसी महत्वपूर्ण सुविधाएं भी उपलब्ध कराएंगे। हिंदी के लक्षण ग्रंथों की परिपाटी, लक्षण ग्रंथ ये प्रधानता थी। आचार्यों के आचार्यत्व बनने की होड़ लगी हुई थी। लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर रचना करने वाले सैकड़ों कवि हुए। वे आचार्य की कोटि में नहीं आ सकते, वे वास्तव में कवि नहीं हैं। बिल्कुल ठीक उत्तर होगा इसमें ए ऑप्शन, यानी शुक्ल जी के द्वारा ये कथन कहा गया। आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर प्रश्न पे बातचीत कर लेते हैं कि इन्होंने शास्त्रीय मत को श्रेष्ठ और अपने मत को गौढ़ मान लिया। तो श्रेष्ठ और अपने मत को गौढ़ मान लिया और यही कारण रहा कि स्वाधीन चिंतन के लिए एक अवज्ञा का भाव आ गया। जब शास्त्रीय मत श्रेष्ठ माना गया, अपना मत गौढ़ माना गया, तो स्वाधीन चिंतन जैसा कहां रह गया।
पूर्व ग्रसित मानसिकता से एक महत्वपूर्ण तथ्य निकल करके सामने आएंगे और ये जो कथन कहा वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा कहा गया। आगे बढ़ते हैं, 32 नंबर प्रश्न की चर्चा करते हैं। रीतिकालीन कवियों ने नायिका भेद पर विवेचित ग्रंथों के लिए वात्स्यायन का कामसूत्र आधार लिया। किसका ग्रंथ है? वात्स्यायन का ग्रंथ कौन सा है? कामसूत्र। और इसमें नायिका भेद का जो आधार लिया गया उसका प्रयोग इसमें किया गया। सी विकल्प बिल्कुल ठीक होगा। सारे के सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बने रहें हमारे साथ। 33 नंबर प्रश्न, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि कथन अलग से जानने की आवश्यकता नहीं है। कथनों के लिए आपको ठीक ठीक महत्वपूर्ण हम जो आपको उपलब्ध करा रहे हैं इस प्रश्नोत्तरी के इस श्रृंखला के जो उपक्रम, उनमें आपको ध्यान में रखना है। अध्यायवार है तो इसलिए आसान हो जाता है कि रीतिकाल का कोई कवि भक्ति भावना से हीन नहीं है और हो भी नहीं सकता, क्योंकि भक्ति के उसके लिए मनोवैज्ञानिक आवश्यकता थी। भौतिक रस की उपासना करते हुए उनके विलास जर्जर मन में इतना नैतिक बल नहीं था कि भक्ति रस में अनास्था प्रकट करें अथवा सैद्धांतिक निषेध कर सके। भक्ति रस में अनास्था प्रकट करें अथवा सैद्धांतिक निषेध कर सके, तो इसमें किसी में इतना नैतिक बल नहीं था। ये जो कथन है थोड़ा सा जटिल है, बड़ा है, मैंने खंडसाह करके समझाने का प्रयास किया। बी विकल्प होगा, नगेंद्र जी के द्वारा कहा गया। ठीक है, तो भक्ति को क्या कहा गया? भक्ति के लिए हीन भावना नहीं है। रीतिकालीन कवियों में भक्ति के लिए कोई हीन भावना नहीं है, ये तो एक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है। भौतिक रस की उपासना करते हुए उनके विलास जर्जर मन में इतना नैतिक बल नहीं आया कि भक्ति के प्रति रस में अनास्था प्रकट करें या सैद्धांतिक निषेध करें, ऐसा कुछ नहीं था। 34 नंबर प्रश्न, बहुत अच्छा कथन है, पढ़ते हैं एक बार, हमारे साथ आप पढ़िएगा, उसके बाद उत्तरों की ओर ध्यान देंगे। हिंदी के रीति आचार्य निश्चय ही किसी नवीन सिद्धांत का आविष्कार नहीं कर सके, किसी ऐसे व्यापक आधारभूत सिद्धांत का जो काव्य चिंतन को नई दिशा प्रदान करता। संपूर्ण रीतिकाल का जो काव्य चिंतन को नई दिशा प्रदान संपूर्ण रीतिकाल में अभाव है। तो काव्य चिंतन को नई दिशा प्रदान करने वाले जो भी हमारे रीतिकालीन आचार्य हैं उनमें उनका अभाव है, क्योंकि वो क्या कर रहे थे? अपने जो मत हैं, शास्त्रीय मत हैं, उनको श्रेष्ठ मान रहे थे और जो स्वयं का मत है उसको गौढ़ मान रहे थे। जब पूर्व मानसिकता ऐसी हो जाएगी तो मौलिकता का तो अभाव अवश्यंभावी है। नगेंद्र जी के द्वारा ही कहा गया कथन है कि रीतिकाल पर बहुत अच्छा मौलिक चिंतन या रीतिकाल को उपखंडों में विभाजित करने का जो काम है वो सारा का सारा दारोमदार नगेंद्र जी ने अपने कंधों पर उठाया। अब 35 कारण भी मैंने बता दिया। वृहद इतिहास का एक खंड उनके द्वारा संपादित किया गया। देखते हैं, घनानंद की प्रशंसा करते हुए कहा गया कि प्रेम मार्ग में ऐसा प्रवीण और धीर पाहिक तथा जवादानी का ऐसा दावा करने वाला ब्रज भाषा का कोई दूसरा कवि नहीं हुआ। तो ये जो कथन है बिल्कुल ठीक उत्तर होगा शुक्ल जी। हमें इर्द गिर्द शुक्ल जी अवश्य मिलेंगे और कहा भी जाता है कि शुक्ल अगर आपने समझ लिया मतलब आपने हिंदी साहित्य को समझ लिया। सी ऑप्शन विकल्प चयन कर लिया। आगे बढ़ेंगे 36 नंबर, लक्षण ग्रंथों का निर्माण करने वाले आचार्य को कहा जाता है। लक्षण ग्रंथों का निर्माण करने वाले आचार्य को कहा जाता है कवि, आचार्य, पंडित, शिक्षक। बिल्कुल ठीक उत्तर होगा इनमें से बी ऑप्शन, आचार्य। आचार्य कौन होगा? जो लक्षण ग्रंथों का निर्माण करने वाला होगा, न होगा पंडित, न होगा कवि, न ही शिक्षक। आगे बढ़ेंगे, और यही पूरे रीतिकालीन काव्य परंपरा में आचार्य बनने की होड़ लगी हुई थी, पांडित्य प्रदर्शन की होड़ लगी हुई थी। सब में कहीं ना कहीं अपना दमखम दिखाने का प्रयास दबा हुआ था। निम्न में रीतिकालीन कवियों की श्रृंगारिकता के लिए कथन है कि उनका दृष्टिकोण मुख्यतः भोग परक था, इसलिए प्रेम के उच्चतर सोपानों की ओर वे नहीं जा सके। और जाते भी कैसे? क्योंकि दरबारी संस्कृति का प्रभाव था। दरबारी संस्कृति का प्रभाव था, वहां प्रेमिकाएं नहीं गणिकाएं पाई जाती थी।
और गणिकाओं के प्रति भोग परक विचारधारा तो अवश्य आ सकती है, लेकिन प्रेम, वो भी प्रेम घनानंद का अपवाद स्वरूप था। अपवाद, या ये कह सकते हैं कि जब विरह आती है तभी कहीं ना कहीं प्रेम की वास्तविक अनुभूति होती है। और रामनरेश त्रिपाठी कहते भी हैं कि विरह प्रेम की जागृत गति है और सुसुप्त मिलन है। तो विरह जो है वही घनानंद की जागृति का कारण था। मिलन अंत है, यानी अगर मिल जाता तो अंत हो जाता। तो कहीं ना कहीं ये जो कसक है प्रेम की, ये प्रेम को जीवंत रखती है। तो कुछ ऐसा ही है कि मिलन अंत है मधुर प्रेम का और विरह जीवन है। तो विरह को जो सजीवता प्रदान की वो घनानंद के काव्य में मिलती है। तो प्रेम के उच्चतर सोपान हमें यहाँ नहीं उपलब्ध हुए, वो हमें घनानंद के प्रेम में, बोधा के प्रेम में अवश्य मिलते हैं, परंतु शेष नहीं। प्रेम की अनन्यता, एकनिष्ठता, त्याग, तपश्चर्या आदि उदात्त पक्ष उस दृष्टि में बहुत कम आए हैं। बिल्कुल ठीक उत्तर जो होगा सी ऑप्शन होगा। भगीरथ मिश्र काव्यशास्त्र के बड़े आचार्य हैं, उनका हिंदी साहित्य का काव्यशास्त्र बहुत महत्वपूर्ण है। सी ऑप्शन विकल्प चयन करना है। 38 पे बात करेंगे। निम्न में से आपको बताना है कि किस कवि ने सतिशयी नहीं लिखी। बिल्कुल ठीक उत्तर होगा यहाँ पे सी ऑप्शन, यानी घनानंद। मतिराम ने भी सतसई लिखी है, वृंद की वृंद सतसई है, बिहारी की बिहारी सतसई है। सतसई का अर्थ बता दें आपको हम, जिसमें 700 या 700 से अधिक छंद होंगे। छंद कोई भी हो, छंद कोई भी हो, दोहा, सोरठा, चौपाई, लेकिन 700 संख्या 700 या 700 से अधिक होनी चाहिए। अब हम देख लेते हैं कि यहां नारी व्यक्ति या समाज के संगठन की कोई इकाई नहीं है, संगठन की कोई इकाई नहीं है, बल्कि सब प्रकार के बंधनों से यथासंभव मुक्त विलास का मात्र एक उपकरण है। मैंने अभी कहा ना कि प्रेमिकाएं नहीं गणिकाएं हैं, जो मात्र मनोरंजन का साधन है। ऐसी परंपरा में जिस काव्य को लिखा गया वह रीतिकालीन का वासनाजन्य काव्य है। हम बिल्कुल ठीक उत्तर के रूप में चयन करेंगे डी ऑप्शन का। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यह कहने का साहस किया। भानुदत्त की रसमंजरी के आधार पर रीति आचार्यों ने किस प्रकार के ग्रंथों की रचना की? तो भानुदत्त की रसमंजरी जो लिखी गई, उस रचना पर आधारित जो ग्रंथ लिखे गए वो नायिका भेद परक है। रसमंजरी पर आधारित ग्रंथ कौन से लिखे गए? नायिका भेद, सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। 41 रीतिकाल के कवियों ने को आचार्य न मानने का कारण है। क्या कारण है भाई? देख लेते हैं कि ये मौलिक सिद्धांत का आविष्कार नहीं कर सके, इनमें कवित्व शक्ति का अभाव था, इनका ज्ञान अधूरा एवं अधकचरा था, इसमें सूक्ष्म विवेचन की क्षमता का अभाव था। बी ऑप्शन होगा। ऐसा नहीं है कि अगर कोई आचार्य बनने की ओर लगा हुआ है तो उसमें कवित्व नहीं पाया जाएगा, यह बिल्कुल निरानिर गलत है। ए होगा कि मौलिक सिद्धांत की स्थापना नहीं कर सके, ज्ञान अधूरा अधकचरा था और सूक्ष्म विवेचन की शक्ति का अभाव था। 42 पे बात करते हैं। रीति काव्य को गुंडेपन और शौहदेपन की हरकत किसने कहा? हमने आपको बताया श्रृंगार काल है, हमने आपको बताया कला काल है, हमने आपको बताया कि अलंकृत काल है। अब ये गुंडापन और शोहदापन है, ये उनकी हरकत है। तो ये कहने का जो काम है बी ऑप्शन में मार्कंडेय वाजपेयी जी ने ये कहने का साहस किया। आगे बढ़ लेते हैं। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार रीति निरूपण का आरंभिक ग्रंथ है कौन सा है? कविप्रिया, कवि कल्पद्रुम, हिततरंगिणी, साहित्य लहरी। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि कालक्रम की दृष्टि से 1545 नाम आता है कृपाराम का, रचना हिततरंगिणी। बैचेस प्रारंभ है। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत है। बने रहें हमारे साथ, आगे बढ़ेंगे हम। सतसई परंपरा की पहली रचना बिल्कुल महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, 100% इंपॉर्टेंट है और कई तरह से प्रश्न को पूछा जाता है। बिल्कुल ठीक उत्तर होगा डी ऑप्शन, गाथा सप्तशती। किसकी रचना है? पहली शताब्दी में लिखी गई।
किसकी रचना है? हाल कवि की, या फिर हम शालिवाहन कह सकते हैं, शालिवाहन। और गाथा को हम गाहा कह सकते हैं। ठीक है, दोनों नाम बिल्कुल ठीक है, तो आप भ्रमित न हो। छल को 34वां संचारी भाव, संचारी भावों की संख्या कितनी होती? 33 संख्या होती है, लेकिन 34वां 34th संचारी भाव मानने वाले कौन हैं? देवदत्त हैं। देवदत्त उनका पूरा नाम है, और देव हिंदी साहित्य की इस काव्य परंपरा के विशिष्ट कवियों में जान पड़ते हैं। अगले प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं। किस कवि ने भक्ति श्रृंगार और वीर तीनों विषयों पर अधिकार पूर्वक रचना की, अधिकार पूर्वक लेखन किया? तो उसमें लखनऊ या अवध के नवाब के यहाँ दरबारी कवि के रूप में जाने वाले पद्माकर जी का नाम आएगा। पद्माकर बहुत उच्च कोटि के कवि हैं और रीतिकाल के अंतिम काव्य परंपरा के कवि भी माने जाते हैं। रस का साक्षात अवतार किसे कहा गया? तो ये तो कोई और हो ही नहीं सकता। रस का साक्षात अवतार, माफ कीजिएगा, हाँ, सी ऑप्शन घनानंद है। रस का साक्षात अवतार कहें, रस की साक्षात मूर्ति कहें, कुछ भी कहें, घनानंद जी के द्वारा है। आगे बढ़ेंगे हम। जिन कवियों ने कोई लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा किंतु अपने काव्य में रीति परंपरा का अनुसरण पूरी तरह से किया, तो ऐसे कवि कौन हैं? रीति सिद्ध हैं। लक्षण ग्रंथ लिखने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन पूरी रीति परंपरा का अनुसरण किया। जो इससे बचे रहे, जो मुक्त रहे, वो रीति मुक्त हैं, जो बंधे रहे वो रीतिबद्ध है। निम्न में से कौन सी रचना जायसी के अखरावट की शैली में लिखी गई? बहुत अच्छा प्रश्न है, विविध के अंतर्गत आता है और ककहरा है। ठीक है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। अंतिम प्रश्न है, कविता के सौदागर, रीतिकालीन कवियों को कविता के सौदागर किसने कहा? तो उसमें जो नाम आएगा वो बी ऑप्शन होगा। कविता के सौदागर कहने का जो काम है बच्चन सिंह ने किया। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आप हमारी इस प्रश्नोत्तरी में यहाँ तक बने रहे। आपने संयम के साथ इन सभी प्रश्नों को, इन सभी बिंदुओं को जाना। तो मात्र ये प्रश्नोत्तरी नहीं है, सिर्फ प्रश्नों का सहारा लिया गया है, अध्याय विश्लेषण ही रहा। लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करते रहें। बेल आइकन अगर प्रेस करेंगे तो हम आपको आने वाले समय में नोटिफिकेशंस और सूचनाएं, संकेत प्रदान कर सकेंगे जो आपके ज्ञान को बेहतर करेंगे। बने रहें हमारे साथ। मैं प्रभात मिश्र आपके साथ सदैव